हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस को ले रखे हैं। साथ ही लोको पायलट का एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम में जिस टाइप के जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हमने ले रखा है, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं कि हमारे पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो इनको आप करके जाएंगे आने वाले जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, उसके बाद लोको पायलट का एग्ज़ाम है, तो उनमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई है। ठीक है, आपको आंसर करना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा जो है कि आपका मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, कौन से राज्य की सरकार के द्वारा ये किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और सेकेंड ऑप्शन है आपका उड़ीसा सरकार द्वारा, थर्ड ऑप्शन है केरला सरकार द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन से सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना का शुरुआत किया गया है, तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये जो सीक्वेंस है ना, 7, 14, 21, 28, 35, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और 49 है, 49 खाली जगह को भरें। यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या भराएगा, तो ये देखिए, तो 7 का पूरा जो है ना पहाड़ा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, तो 42 आना चाहिए। ठीक है, तो 42 आपका कौन से नंबर ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर सी पे है। तो कुछ आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये आपका है, ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन जो है कि केवल डिफिकल्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन में से इसको रखा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये रखा है, यहाँ पे पूछा हुआ है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन है कि कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका 1951, बी ऑप्शन है 1851, और सी ऑप्शन है 1975, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, 1951 में भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखना है ये ईयर। ठीक है, 1951। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है 60 वर्ष का, सेकेंड ऑप्शन है 68 वर्ष का, 68 ईयर, और थर्ड ऑप्शन है आपका 65 वर्ष, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो उनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है, 65 ईयर्स होता है। उसके बाद में कंपलसरी रिटायरमेंट होता है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो आपका 124 का सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर। ठीक है, कि 65 ईयर्स के हो जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट का ये प्रावधान है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, ये 65 वर्ष ही रखा गया है कि मैक्सिमम 65 वर्ष तक ही आपका जो है कि कार्यकाल होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेज का। ठीक है, ये आर्टिकल भी याद रखना है, 124 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट रहता तो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय होता, तो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, ठीक है, उसके जजेज का जो कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है, तो उनके जो जजेज होते हैं उनका कार्यकाल होता है 62 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल कम होता है। याद रखना कि 62 ईयर्स में जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका चांसेस होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज कितना होती है, तो 65 ईयर्स होता है। ठीक है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कंपलसरी 65 ईयर्स में वो रिटायर होंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इनका जो है कि कार्यकाल होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हाई कोर्ट का पूछे तो 62 साल 62 ईयर याद रखें, और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सो दैट इस टाइप का जो रेलवे से रिलेटेड जो है कि आपका जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हम प्लेलिस्ट के थ्रू क्रिएट करके सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर देंगे, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम में जो है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको भी हमारा क्या है कि इस चैनल में हम उन सब के भी एग्जाम्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को आपको करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था, ठीक है। आपातकालीन जो स्थिति थी, ठीक है, मतलब नेशनल इमरजेंसी जब लागू हुआ था उस समय जो है कि संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 40वां संशोधन, सेकेंड ऑप्शन है 42वां संशोधन, थर्ड ऑप्शन है 22वां संशोधन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो आपातकालीन की स्थिति जो होती है, नेशनल इमरजेंसी के जो टाइम होता है, ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो है 42वां संशोधन किया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA भी बोलते हैं। 90 कब किया था? तो 1976 में किया था, ठीक है। ये जो काल होता है 1976 का जो समय होता है, उस समय जो आपका देश में नेशनल इमरजेंसी लगा होता है, ठीक है, मतलब कि आपातकाल की स्थिति वाली जो कंडीशन है वो लगाया रहता है। नेशनल इमरजेंसी के जो कंडीशन से इंडिया आपका पास हो रहा होता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी कब से कब तक ये लगा हुआ था, ठीक, तो ये आपका जो है कि 25 जून से लगाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 25 जून 1975 से ये 21 मार्च 1977 तक था, ठीक है, 21 मार्च 1977 तक ये आपका जो है कि थर्ड टाइम आप नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था, ठीक है। तो ये इसी ड्यूरेशन में जो 1976 में आपका 42वां जो है कि संविधान संशोधन किया जाता है। और इसके बहुत सारे जो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको उनमें संशोधन किया जाता है। इसलिए इसको जो है ना 42वां संशोधन को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स को इस समय क्या किया जाता है कि उनका सुधार किया जाता है, इसी वजह से उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 42वां संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे पूछा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन हम लेते हैं तो इंसुलिन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। ए बोल रहा है मधुमेह, बी है कैंसर, सी है डेंगू और डी है कोरोना। कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो मधुमेह जो होता है डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ के कंडीशन में हमारा शुगर लेवल जो इंसान का होता है, ठीक है, तो वो शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो शुगर लेवल हाई को उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन एक्सटर्नली लिया जाता है, ठीक है, जो कि पेनक्रिया के द्वारा यूजुअली ये आपका जो इंसुलिन रिलीज किया जाता है, ठीक है। लेकिन पेनक्रिया को जितना इंसुलिन रिलीज करना चाहिए शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस समय उतना नहीं कर पाती है, ठीक है। तो शुगर का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका एक्सटर्नली इंसुलिन लिया जाता है, ठीक है, इसका इंजेक्शन लिया जाता है, ठीक है, मधुमेह की बीमारी में, मतलब डायबिटीज की बीमारी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि ओजोन परत को क्या नष्ट करता है, ठीक है। ओजोन परत जो है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाला कंपोनेंट यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी है क्लोरीन, सी है सल्फर और डी है कार्बन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो हमारा जो ओजोन परत है उसके नष्ट होने के लिए जो है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लोरीन किस में पाया जाता है? तो हमारे जो कूलेंट होते हैं जैसे कि AC हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, इनमें हम क्या यूज करते हैं? तो CCl2F2, ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो यूज करते हैं ना, ये आपका इसमें क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन जब फ्री स्टेट पे होता है तो ये हमारे ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। ओजोन का जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ में कंबाइन हो जाता है, इस तरीके से ओजोन का क्षरण के लिए ये उत्तरदायी होता है। क्लोरीन याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पोलो जो खेल खेला जाता है, ये पोलो खेल का जो प्रारंभ है भारत के किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो ए ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड है आपका असम, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा?
तो पोलो जो खेल का जो प्रारंभ हुआ था इंडिया में वो मणिपुर में हुआ था, ठीक है। तो मणिपुर आंसर होगा इसके लिए, ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे पूछा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है कि ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा मोटर है जिसका ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है तो वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। थर्ड ऑप्शन है आपका सिंक्रोनस मोटर। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है ग्राइंडर में, ठीक है। ग्राइंडर जो मशीन है उसमें हमारा ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है लेंस की दीवार का को किस में मापा जाता है, ठीक है। लेंस की जो दीवार होती है, ठीक है, उसकी जो मोटाई होती है उसको किस में हम मापते हैं, ठीक है। तो ए है आपका ल्यूमन, बी है आपका डायोप्टर, सी है कैंडेला और डी है एओन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारा डायोप्टर सही होगा, ठीक है। लेंस की दीवार की मोटाई ये आपका, या लेंस का पावर पूछे, ठीक है, लेंस की क्षमता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो डायोप्टर बताना है आपको, ठीक है। डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा क्या है कि सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा हुआ है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माउंट एवरेस्ट, बी है आपका K2, सी है कंचनजंगा और डी है यहाँ पे नागा पर्वत। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है कि हमारा पृथ्वी का सबसे ऊंचा आपका पर्वत है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रखा है कि 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में नवंबर 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने के लिए का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका आम सभा 5 नवंबर को हुई थी, ठीक है, उस दिन में आपका जो है कि क्या प्रस्ताव को घोषित करने का आपका क्या प्रस्ताव पारित किया गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस घोषित करने की बात कही गई थी, ठीक है, 5 नवंबर को। या फिर आपका विश्व डेंगू दिवस डिक्लेयर करने की बात कही गई, या फिर आपका विश्व कैंसर दिवस या विश्व पोलियो दिवस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा तो इस दिन को जो है कि 24 दिसंबर 2015 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस घोषित करने की बात की गई थी, ठीक है। तो याद रखना है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को घोषित करने 5 नवंबर के दिन ही आपका ये पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि किस मिस फिलीपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि मिस फिलीपींस जो है, किस मिस फिलीपींस को 2015 में जो है कि 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पियो अलोंजो वुर्तजेविक, और बी है पोलिना वेगा, और सी है आपका क्या ओलिविया जॉर्डन, और डी ऑप्शन दे रखा है मोनिका रदुलोविक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि पिया ओलोंजो वुर्तजेविक, इनको आपका क्या बनाया गया था, ये मिस फिलीपींस थी, जो कि मिस फिलीपींस थी, ठीक है, जिनको आपका 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, ठीक है। तो 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज आपको इनको पहनाया गया था, पिया ओलोंजो वुर्तजेविक को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्न में से किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है, ठीक है। गीत सेठी जो हैं ये खिलाड़ी हैं वो कौन से खेल से संबंधित है। ये ऑप्शन दे रखा है स्नूकर, और बी है आपका क्या बिलियर्ड्स, ठीक है, और सी है टेबल टेनिस, और डी है स्क्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो गीत सेठी जो खिलाड़ी हैं वो आपका बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं, ठीक है। बिलियर्ड्स खेल होता है जिससे संबंधित आपका गीत सेठी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भू आकृतियों का स्पष्ट समझ के लिए कौन सा अध्ययन सामग्री है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि भू आकृति का हम समझना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट अध्ययन करना चाहते हैं, तो कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बोल रहा है आत्मकथाकार,
और बी है आपका इतिहासकार, ठीक है, और सी है भूगोल शास्त्री, और डी है यहाँ पे किसान, ठीक है। कौन है जो कि आपका जो है कि भू आकृति के स्पष्ट समझ के लिए कौन अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, भूगोल शास्त्री, ठीक है। हम पृथ्वी से संबंधित अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी से संबंधित अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूगोल शास्त्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे कि एक डेटा सेट का प्रसरण 9 है तो उसका मानक विचलन कितना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मानक विचलन आपको निकालने के लिए पता ही होगा, ठीक है। तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, जब आपका इसका डेटा सेट प्रसरण 9 है तो इसका मानक विचलन भी 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कच्चे माल से हम विभिन्न उत्पाद जो होते हैं उनको अलग करते हैं, ठीक है। इस विधि को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। ए बोल रखा है सरल आसवन, बी है आपका आशिक आसवन, और सी है भाप आसवन, डी है जोन आसवन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो आशिक आसवन, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशिक आसवन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमने एक छोटे से वीडियो में कोशिश है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ले पाएँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 17 टोटल क्वेश्चंस को ले रखा था विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस टाइप के आपके और भी क्लासेस को करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।